हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आवेशों के गुणों की चर्चा की थी और हमने कहा था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल कार्य करता है। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आवेश किसी वस्तु पर अगर है, अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे हम लोग सतत आवेश कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज कहते हैं। अब आवेशों के मध्य लगने वाले बल को निकालने की जब बात हुई तो इसमें सबसे पहली सफलता मिली फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम को, और उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं, जैसा कि यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा भी है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और कुछ इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए हम लोग इसे ध्यान से देखेंगे। कूलाम ने कहा कि दो स्थिर, जो इसमें सबसे पहली बात है स्थिर, क्योंकि हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो चार्जेस यहाँ पर रेस्ट में लिए गए स्थिर। दो स्थिर बिंदु आवेशों, मतलब उसने सतत आवेशों के लिए कोई बात नहीं की, उसने जो भी चर्चा की वो पॉइंट चार्ज के लिए की। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणु, मतलब उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तथा यह बल उन आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो अगर हम इसे देखें तो कूलाम जो है, मान लो दो चार्जेस हैं हमारे पास, सपोज करो दो पॉजिटिव चार्ज हमने लिए Q1 और Q2। अब ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच की दूरी जो है R है। अच्छा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब Q1 Q2 को ढकेलेगा, Q2 Q1 को ढकेलेगा। तो Q1 जो Q2 पर बल लगाएगा बेटा, इसी रेखा के अनुदिश, दैट इज F21, और जो Q2 Q1 पर बल लगाएगा दैट इज F12। अच्छा, अब इसी प्रतिकर्ष, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव होता तो यह बल आकर्षण का हो जाता, दोनों निगेटिव होते तो भी प्रतिकर्षण का हो। अब कूलाम के अनुसार उसने कहा कि जो इनके बीच ये बल काम करेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब दोनों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होगा, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। F is proportional to Q1 Q2, F is proportional to, inversely proportional to 1/r²। अगर हम इसे स्टेटमेंट को ऐसे लिखें तो 1/f is proportional to Q1 Q2 बटा r²। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब अनुक्रमानुपातिक नियतांक आएगा। हम इसको लिखते हैं F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बटा r²। यहाँ के एक नियतांक है जिसको हम लोग अनुक्रमानुपातिक नियतांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। ये डिपेंड करता है माध्यम पे कि किस माध्यम में ये चार्जेस रखे गए हैं, कौन सा यूनिट हम यूज कर रहे हैं, आवेशों की प्रकृति क्या है। अगर हम इन आवेशों को निर्वात में या वायु में रखें तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पर एक नया टर्म आया हुआ है एप्सिलॉन। अगर हम निर्वात के लिए इसको लिखते हैं या वायु के लिए लिखते हैं तो एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, किसी माध्यम के लिखते हैं तो एप्सिलॉन लिखते हैं। इसकी वैल्यू जो है
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर ये आवेश किसी माध्यम में रखे जाए, मान लो कोई माध्यम यूज करें, तब के का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा और उस मीडियम के लिए लिखा जाएगा, जहां एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, या एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन जो है उस माध्यम के लिए, उस माध्यम की परावैद्युतशीलता, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन 0 को, सॉरी इसका नाम एप्सिलॉन के लिए परावैद्युत या इसको हम लोग परावैद्युत भी कहते हैं, परावैद्युतांक और के से डिनोट करते हैं। सबसे जो कम परावैद्युतांक होता है वो निर्वात के लिए होता है, फ्री स्पेस के लिए होता है, और किसी माध्यम के लिए जब हम लेते हैं तो उसका परावैद्युतांक हमेशा निर्वात या फ्री स्पेस से अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि जब आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाएगा तो उनके बीच वैद्युत बल का मान कम होता जाएगा, वैद्युत बल का मान कम होता जाएगा। जैसे मान लो इन आवेशों को हम जल में रख दें, तो जल का जो परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r का मान एप्सिलॉन वाटर अपॉन एप्सिलॉन 0 दैट इज, जल के लिए 81 होता है, ये 1 हो गया। इसका मतलब जल के लिए जो परावैद्युतशीलता वो 81 गुना अधिक है। किससे अधिक है? निर्वात से, वायु से। तो इसका मतलब अगर हम जल में इन आवेशों को रख देंगे तो जो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल है वो जल में जो है निर्वात की अपेक्षा 81 गुना कम हो जाएगा। मतलब एप्सिलॉन जितना अधिक होगा, माध्यम का परावैद्युतांक जितना अधिक होगा, परावैद्युतशीलता जितनी अधिक होगी, बल उनके बीच उतना ही कम लगेगा। तो ये तो बात हुई बल की कि उनके बीच फोर्सेस क्या काम करेंगे। नॉर्मली हम इसे तो लिख देते हैं कि Q1 Q2 बटा r², और ज्यादातर सवालों में हम लोग को निर्वात या वायु के लिए ही डिफाइन करना होता है, तो हम इसको F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r², या F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटा r² लिखते हैं। ओके, अच्छा, अब इसमें जरा हम कभी कभी बोर्ड एग्जाम में हम लोगों से एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0, या उसका डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। अब देखो मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो अगर हम एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखना चाहें तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1/4 पाई 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो इसको इधर शिफ्ट कर दिया, बच्चे में आ गया। अब एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये वैल्यू कैलकुलेटेड है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें पुट करनी जाननी है तो दैट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अच्छा, अब डायमेंशन की बात करें, अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एप्सिलॉन की बीमा बताओ, तो जरा ध्यान से देखो। फॉर्मूला हमने यूज किया है इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r²। अब हमें एप्सिलॉन की बीमा चाहिए तो इसको हम इधर ले जाएं, एप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई f Q1 Q2 बटा r²। अब एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन लिखना है, इसका मतलब हमें आवेश का डायमेंशन
2 टाइम्स लिखना होगा, तो ये हो गया ए टी और ए टी। चार्ज का डायमेंशन Q इक्वल्स टू आई टी से, Q इक्वल्स टू आई टी। आई करंट है, इसका एम्पियर हो गया, और टी समय है, और बटे में फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने बल की विमा पढ़ी है, एम एल टी माइनस 2। अच्छा, दूरी की विमा एल स्क्वायर। तो देखो एप्सिलॉन 0 की जो बी डायमेंशन आया, अब जरा ध्यान से देखो, यहां तो हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा टी की पावर 4। देखो टी स्क्वायर ये ऊपर चला गया, एल क्यूब एल माइनस 3 एम माइनस 1। अब हम इसे अरेंज करके अगर लिखें तो एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी की पावर 4 A2। ये डायमेंशन इट्स द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, फोर्स क्या है, एक सदिश राशि है, तो पूछता है कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है। व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब कि हम जैसे हम देख रहे थे, मान लो सपोज करो फिर से हम 2 चार्जेस ले रहे हैं, Q1 Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है। अच्छा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, कितना मैंने कहा था, F21। ये इस पर फोर्स लगाएगा F12। अच्छा, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर जो है R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 स्थिति सदिश R2। तो अगर हम इधर से इधर को नापेंगे तो दैट इज द R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल, और इधर से इधर को नापेंगे तो R1 माइनस R2 वेक्टर साइन के साथ। मॉड में ये दोनों सब वैल्यूज बराबर होंगे। देखो अगर हम इधर से नापें तो ये लास्ट पॉइंट होगा 1 2, तो R2 माइनस R1, और इधर से जब नापेंगे तो ये देखो इधर से ये फाइनल होगा, ये तो R1 माइनस R2। लेकिन जो दोनों की वैल्यू होगी मॉड ऑफ R1 माइनस R2 मॉड ऑफ R2 माइनस R1, ये इक्वल टू कितने के बराबर होगा, RE के तो बराबर होगा, क्योंकि दूरी तो बराबर ही होगी। अच्छा, अब हम लिखने की कोशिश करें। मान लो हम लिखना चाहते हैं F12, मतलब आवेश 2 के कारण आवेश 1 पर बल, तो ये हो गया F12 दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा, K Q1 Q2 बटा, अब ये डिस्टेंस तो R स्क्वायर बीच की दूरी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब किस दिशा में, तो हम इसके लिए यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर, अब हम किधर से इस पर बल नाप रहे हैं, तो दूरी किधर से नापेंगे, इधर से नापेंगे, तो दैट इज R1 माइनस R2, और इन F12 दैट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स देख रहे हैं, किसके कारण देख रहे हैं, Q2 चार्ज के कारण। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्यों लिया है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर अगर A है दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर A बटा मॉड ऑफ A। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 बटा मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर। अब मॉड ऑफ R1 माइनस R2 कितने के बराबर है, R के बराबर है, तो यहाँ पे F12 दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा R क्यूब वेक्टर R1 माइनस R2, ये हम लिख सकते हैं। तो दैट इज द वेक्टर फॉर्म। अच्छा, हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा R क्यूब R12। तो ये जो है वेक्टर फॉर्म है कूलाम के नियम का। जैसे हमने लिखा
जरा ध्यान से देखो बेटा, जब हमने Q2 के कारण Q1 पे फोर्स निकाला, दैट इज इक्वल्स टू F12 K, K तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R3 R12 इस डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम Q2 चार्ज पर Q1 के कारण फोर्स निकाले तो हम क्या लिखेंगे, आप देखो ट्राई करो, F21 दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा R3 R2 माइनस R1 वेक्टर, या इसी को हम लिख सकते हैं F21 दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा R3 एंड दैट इज R2 R21 वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब। ठीक है, अच्छा अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल दोनों ही प्राकृतिक मूल बल हैं। स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही फंडामेंटल फोर्स हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करने का क्वेश्चन आता है, तो एक बात नोटिस करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है इनकंपेरेबल ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कुछ बातें दोनों में कॉमन है और कुछ बातें दोनों में डिफरेंट है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये जो बल है ये हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। ये दो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। मतलब ये टू चार्जेस है Q1 Q2, तो ये इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है F12। इसी तरह ये दो द्रव्यमानों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। यहां भी जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो इसी के अनुदिश लगेगा। नंबर 2, ये दोनों जो है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दोनों फोर्सेस। मतलब ये दो सिमिलरिटीज हैं इनमें कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है, ये दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है, दोनों ही बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे दोनों फोर्स घटेंगे, ये भी घटेगा और ये भी घटेगा। इसको हम लोग कहते हैं कि ये दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मतलब अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या कॉमन नहीं है। तो देखो, पहली चीज, जो स्थिर वैद्युत बल है वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है। अच्छा, और एक बड़ी बात, वैद्युत बल जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है कि आवेश किस माध्यम में रखे गए हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बोर्ड पूछता है कि जरा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करो, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करो। मैंने बता चुका
कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है, वो एक वीक बल है, जबकि वैद्युत बल एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है। अगर हम कंपेयर करें, मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोग जानते हैं कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी है, मैंने मान लो समझ लो सपोज कर लिए r है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। यहाँ भी हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31